आज जब भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमारे सामने तीन ही बातें आती हैं। पहली बात कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, हमारे डॉलर्स के रिजर्व कम होते जा रहे हैं। तीसरी बात कि डॉलर की प्राइस जो है पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में बढ़ती जा रही है। आखिर ये मामला क्या है, क्या माजरा है? आखिर हम अपना कर्जा जो है वो अनलिमिटेड करेंसी को प्रिंट करके क्यों नहीं उतार सकते? हमारे लिए डॉलर रिजर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये डॉलर की प्राइस कौन बैठा डिसाइड कर रहा है? आखिर कौन डिसाइड करता है कि $1 की कीमत कितने रुपए होगी? आज इस वीडियो के अंदर हम यही चीजें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 कि गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर देती? जी, ये बात मैं आपको एक बड़ी ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आप ऐसे सोचें कि आप एक अपना सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो उस मार्केट के अंदर जो आप प्राइस रखते हैं वो 100 रुपया रखते हैं। तो आपको नजर आता है कि इस मोबाइल के खरीदार 100 लोग इकट्ठे हो गए हैं। अगर 100 लोग खरीदार हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने मोबाइल की कीमत बढ़ा देंगे, आप 500 रुपये कर देंगे और तब तक मोबाइल की कीमत बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसका सिर्फ एक खरीदार ना रह जाए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड का, कि आपने अपनी प्राइस को डिमांड के अकॉर्डिंगली सेट कर ली। सिंपली इसकी एग्जांपल हम एक और डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल देखें तो फ्रूट मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपके सामने नजर आता है कि सेब की कीमत कुछ और है और इसके मुकाबले में अगर आप कोई और फ्रूट लेने जा रहे हैं जैसे कि केला, उसकी प्राइस कुछ और है। आखिर ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइस जो केला है ये बहुत अच्छा फ्रूट है और सेब जो है ये हल्का फ्रूट है, बल्कि मकसद क्या है कि हो सकता है सेब की जो सप्लाई है वो कम हो, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है केले के मुकाबले में ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड का रूल चलता है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें, एक कार की कंपनी है। कंपनी क्या करती है? 100 कार्स बनाती है 100 कंज्यूमर्स के लिए। अब जो बाकी कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे? वो या तो बाइक खरीदेंगे या साइकिल खरीदेंगे। लेकिन एक दिन बैठे बैठे गवर्नमेंट क्या करती है? वो ये करती है कि हम बहुत ज्यादा पैसा छाप देते हैं, हम बहुत ज्यादा करेंसी छापेंगे और लोगों में बांट देंगे। अब क्या हुआ कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, तो जहां पर 100 कंज्यूमर था अब 1000 कंज्यूमर जो है या 1000 से ज्यादा भी कंज्यूमर जो है वो गाड़ी खरीदने के लिए आ जाएगा। तो गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाला जो अदारा है या कंपनी है वो क्या करेगी? वो अपनी प्राइस बढ़ाती जाएगी। तब तक प्राइस बढ़ाती जाएगी जब तक कि सिर्फ 100 लोग उसे खरीदने वाले ना रह जाएं। सिमिलरली जब भी आप जो करेंसी है उसे ज्यादा प्रिंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, आपकी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा सारे लोगों के पास जो है वो पैसा आ जाता है। जब ज्यादा लोगों के पास पैसा आता है तो वो चीजों को बाय करने के लिए जाते हैं और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके इन्फ्लेशन आ जाता है। यही चीज जो है आज से कुछ साल पहले जिम्बाब्वे के साथ भी हुई। जिम्बाब्वे जो कि इकोनॉमिकली इनस्टेबल था, उसने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि लोगों को बोरियां भर भर के पैसों की लेकर जानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए, और बच्चे चॉकलेट लेने के लिए पूरी पूरी थद्दी जो है नोटों की वो लेकर जाते थे। सिमिलरली अगर हम यहां पर भी ये काम कर देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंट्री जो है वो स्टेबल रहे और चीजें बेहतर हो तो हमें रिसोर्सेज और सर्विसेज जनरेट करने की जरूरत है, ना कि करेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डॉलर रिजर्व्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डॉलर रिजर्व्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने से पहले हमें समझने की जरूरत है आखिर मनी क्या है, पैसा क्या है। देखें, जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी को कोई एक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो है वो इलाज करता है तो उसके बदले उसमें पैसा मिलता है। अगर कोई जॉब करता है वो अपनी 9 to 5 जो है वो जॉब करने के बाद पैसे लेता है। तो मतलब क्या है कि जो मनी है, पैसा है, वो बेसिकली एक वैल्यू के इक्वल है। मनी इज इक्वल टू वैल्यू। जब आप किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको मनी मिलती है। हिस्टोरिकली ये चीजें थी कि पहले क्या किया जाता था, जो आपका अनाज होता था उसे एज अ मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। लोग जो है अनाज दे देते थे, उसके बदले में अपनी सर्विसेज हासिल कर लेते थे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, क्योंकि अनाज को स्टोर करना, उसको कैरी करना मुश्किल था, तो कुछ ऐसी चीज के ऊपर फोकस करने लगे कि वो चीज मनी बनाए जो कि ज्यादा स्टेबल
स्टेबल हो, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने गोल्ड को या मेटल को जो है मनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बहुत देर जो है जैसे सोने के सिक्के हैं वो आपके मनी के तौर पे इस्तेमाल होते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आया जब गोल्ड की प्योरिटी को देखना, उसकी जो है उसको कैरी करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है हमें अपना गोल्ड दे दें और उस गोल्ड के बदले में हमसे रिसीट ले लें। वो जो रसीद होगी उसे प्रोमिसरी नोट भी कहा गया, कि मतलब कि अगर वो रसीद आप किसी को दिखाएंगे उसके बदले में आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक पहला टाइम था जब पेपर मनी का इजाद हुआ। दरअसल वो जो पेपर था उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। गवर्नमेंट इस चीज का प्रॉमिस कर रही थी कि अगर आप ये जो पेपर है जिसके ऊपर 100 रुपए लिखे हुए हैं और गवर्नर के साइन है वो लेकर जाएंगे तो आपको 100 रुपए की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जो रिसीट्स हैं, पेपर मनी है, वो चलने लग पड़ी। हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी प्रिंट करने लग पड़ा। लेकिन अब मसला यह था कि अगर एक दो मुल्कों ने आपस में ट्रेड करनी है तो वो कौन सी करेंसी में ट्रेड करें। तो किसी को भी दूसरी कंट्री की करेंसी के ऊपर यकीन नहीं था। उन्हें यकीन था तो सिर्फ एक चीज के ऊपर, और वो था गोल्ड। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, गोल्ड को करेंसी के साथ अटैच कर दिया। जब गोल्ड को करेंसी के साथ अटैच किया गया तो हम एक हाइपोथेटिकली अजम्पशंस के तौर पर जाते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए कीमत रखी गई 1 ग्राम गोल्ड की, जबकि यूएस के अंदर 1 ग्राम गोल्ड की कीमत जो है वो $2 रखी गई। इस तरह से अगर हम बात करें तो 100 रुपए जो पाकिस्तानी है वो $2 के बराबर हो गए। तो $1 जो है वो बेसिकली 50 रुपए के बराबर हो गए। इस तरह करेंसी की वैल्यू को जो है मेजर करना बड़ा आसान हो गया और ट्रेडिंग बहुत आसान होगी। तो एक और जो रूल गवर्नमेंट्स ने बनाया वो ये बनाया कि जब भी आप किसी करेंसी को लेकर जाएंगे तो उस करेंसी के बदले में आप गोल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ कि लोगों ने इस चीज के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी और ये बड़ा आसान हो गया। बेसिकली पेपर जो था वो एक मीडियम रह गया और एक्चुअल में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वो गोल्ड में कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये हुआ कि जब जंग लगी हुई थी तो यूएस ने बहुत सारे वेपन्स सेल आउट करना शुरू किए। जब यूएस ने वेपन्स सेल आउट करना शुरू किए तो वो कंट्रीज जो कि वार थी उन्होंने अपना सारा गोल्ड जो है वो यूएस में बेचना शुरू कर दिया, जिसके बदले में उन्हें वेपन्स मिल रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ गोल्ड जो है वो यूएसए में जाता रहा। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो ज्यादातर जो कंट्रीज थे वो अनस्टेबल हो गई, लेकिन खैर उन्होंने किसी ना किसी तरीके से खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा ही रहे थे कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस वॉर में सबसे ज्यादा वेपन्स इस्तेमाल हुए और यूएस ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यूएसए ने अपने जितने भी वेपन्स थे वो सेल आउट किए और उसके बदले में गोल्ड जो है रिजर्व अपने पास जमा करते रहे। और एक टाइम के लिए यह भी कहा जाता है कि दुनिया के 80% गोल्ड रिजर्व जो है वो यूएसए के पास आ गया। और अल्टीमेटली जब 1944 के अंदर वार खत्म हुई तो जो कंट्रीज थी वो टोटली अनस्टेबल होगी और सब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद होकर रह गई। 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 अदारे बनाए गए, एक आईएमएफ और दूसरा आईबीआरडी। आईबीआरडी जो कि आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका काम क्या था कि जितने भी जंग से डूबे हुए कंट्री थे या बर्बाद हुए कंट्री थे उनको किसी ना किसी तरीके से स्टेबल किया जाए। और आईएमएफ का काम था कि ट्रेड को फरोग किया जाए ताकि 2 कंट्रीज जो है आपस में ट्रेड कर सके और रिसोर्सेज आपस में एक्सचेंज कर सके। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और काम हुआ, वो ये काम था कि सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब हम जो ट्रेडिंग है वो यूएस डॉलर के अंदर करेंगे, क्योंकि हम जब भी हमने ट्रेडिंग करनी है तो वो ट्रेडिंग बेसिकली गोल्ड बेस में हो रही थी और कोई भी कंट्री इतना स्टेबल नहीं था कि उसके पास इतना गोल्ड हो उसकी बेस के ऊपर वो करेंसी को प्रिंट कर सके। लेकिन क्योंकि यूएसए के पास इतना ज्यादा गोल्ड मौजूद था कि उसकी बेस पे वो करेंसी को प्रिंट करके पूरी दुनिया में दे सके, तो यूएसए ने यहां पर अपनी जो करेंसी है उसको ग्लोबली एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। और वहां पर यूएस ने एक और काम किया कि $1 की कीमत जो है वो 35 आउंस गोल्ड के बराबर रखी। यूएस ने एक और काम किया, उन्होंने यह ऐलान किया कि जो भी कोई डॉलर देकर गोल्ड खरीदना चाहे वो गोल्ड ले सकते हैं और गोल्ड से के बदले में डॉलर को एक्सचेंज किया जा सकता है। इस तरह गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो है वो यूएस डॉलर के ऊपर बढ़ता गया। इस तरह कंट्रीज ने यूएस डॉलर को सेव करना शुरू किया, मतलब जिसके पास यूएस डॉलर उसके पास गोल्ड के रिजर्व, क्योंकि उसे गोल्ड को में चेंज करवाया भी जा सकता था। लेकिन जब यूएस और वियतनाम वार स्टार्ट हुई तो
तो यूएस ने अपने गोल्ड के मुकाबले में ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी, और क्योंकि उस टाइम पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जैसे जैसे वो करेंसी प्रिंट करता रहा, आस्ता आस्ता यूएस की इकोनॉमी भी वार की वजह से डिप होती रही। वार के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उन्होंने अपनी नेवी भेजी और वहां पर यूएसए को यूएस डॉलर दिए, उसके बदले में गोल्ड वापस ले लिया। सिमिलरली और भी बहुत से कंट्रीज ने यही काम किया, उन्होंने अपने गोल्ड जो है वापस लेने के लिए अमेरिका को अपने यूएस डॉलर देने शुरू कर दिए। जब यूएस डॉलर अमेरिका के पास इकट्ठे होने शुरू हो गए, यूएसए के प्रेसिडेंट निक्सन ने एक फैसला किया, उन्होंने यूएसए जो यूएस डॉलर है उसको गोल्ड से सेपरेट कर दिया। इट मींस कि अब कोई भी यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करवा सकता और गोल्ड को जो है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। उस टाइम सारी कंट्रीज जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन क्योंकि लोगों के पास, जो कंट्रीज के पास जो है वो यूएस डॉलर के ही रिजर्व थे, तो उस टाइम पे यूएस डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी बनकर सामने आई और टोटली जो है हर कंट्री की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से जो यूएस डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी बन गई, और जिन कंट्रीज के पास यूएस डॉलर के रिजर्व ज्यादा थे वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किए गए, और जिन कंट्रीज के पास यूएस रिजर्व कम थे वो जो है अनस्टेबल कंसीडर किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि आखिर ये करेंसीज की प्राइसेस कौन सेट करता है। 1947 के अंदर $1 की प्राइस थी 3.31 रुपीस, और आज जो है $1 की प्राइस 280 के आसपास है। तो ये प्राइसेस आखिर कौन डिसाइड कर रहा है, आखिर कौन सी चीजें हैं जो हम जिनकी बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड होती हैं। देखें, आपके सामने मैं एक सिंपल सा मॉडल रखता हूं। जब भी आपने कोई कंट्री में ट्रैवल करना होता है और वहां से कुछ चीजें खरीदनी होती हैं तो आपने उन्हीं की करेंसी में खरीदनी होती हैं, अपनी करेंसी में नहीं खरीदनी होती। तो जब आप उनकी करेंसी में चीजें खरीदने जा रहे हैं तो आप अपनी करेंसी लेकर जाते हैं और वहां पर उनकी करेंसी में चेंज करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आमतौर पर हम लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो जो करेंसी को एक्सचेंज करवा कर रियाल में लेकर जाते हैं। सिमिलरली अगर हमने ऑनलाइन कोई चीज बाय करनी होती है तो ऑनलाइन चीज बाय करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी करेंसी देकर जो है वो उस मुल्क की करेंसी खरीदते हैं और उस मुल्क की करेंसी से हम उस मुल्क की प्रोडक्ट खरीदकर अपने मुल्क में मंगवाते हैं। हमें ये सारी चीज़ों का क्यों नहीं पता चलता, इन सब चीज़ों का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हमारे बिहाफ पे बैंक ये काम कर रहा होता है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं अपने बैंक से और सारे एक्सचेंज रेट और सारी जो करेंसी की एक्सचेंज है वो बैंक कर रहा होता है। तो बेसिकली जो प्राइस है वो किसी करेंसी की उस वक्त डिसाइड होती है जितनी उस करेंसी की डिमांड बढ़ती जाएगी। ये वही रूल है जो सप्लाई एंड डिमांड का हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो जिन कंट्री की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है उन कंट्री की करेंसी की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। इसी तरह 3 तरह की करेंसी की प्राइसेस जो हैं वो मॉडल के ऊपर वर्क करती हैं। द वेरी फर्स्ट मॉडल इज फ्लोटिंग प्राइस मॉडल। इसके अंदर क्या है कि डिमांड की बेसिस पे जो आपकी प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे है, आपकी जो डॉलर की प्राइस है वो आपकी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपके रिजर्व्स की बेस पे, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बेस पे। दूसरे नंबर पे जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है दैट इज फिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है इसके अंदर ये है कि आप एक करेंसी एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हैं। इसमें जो सऊदी अरेबिया का रियाल है और जो यूएस डॉलर है उसकी आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। $1 जो है वो 3.75 सऊदी रियाल के इक्वल है। इसके बाद तीसरा जो मॉडल है दैट इज मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या है कि आप एक जो रेंज बता देते हैं उसी रेंज के अंदर जो है आपका एक्सचेंज रेट रहता है। फॉर एग्जांपल आपने बताया 3 से 5 के दरमियान ही हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, तो जो प्राइस उस करेंसी की है वो उसी 3 से 5 के दरमियान ही घूमती रहती है। तो आज के जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे एंड होता है। आई होप अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में क्या आइडिया है या कोई चीज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।